औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपकी मेज़बान सायरा सईद एक दफ़ा फिर आपको सावी बैठक में खुशामदीद कहती हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अब मकई का सीज़न है, मकई की बुवाई जो हो चुकी है, तो इसीलिए अपने किसान भाइयों की रहनुमाई के लिए आज हमने ये बैठक जो है वो मकई पे रखी है। हमारी बैठक का मौजू जो है बहारिया मकई में फूल आने तक फसल की मुनासिब देखभाल। जैसा कि हम सब जानते हैं कि फसल की बुवाई हो चुकी है, अब फसल जो है वो आगे फूल बनने के अमल जो है वो स्टार्ट होने वाला है। इसलिए हम लोगों ने आज की बैठक जो है उसका स्पेसिफिक टॉपिक ये रखा है ताकि इस कंडीशन में आके मकई को कौन-कौन सी प्रैक्टिसेस जो है, किस तरह की हिफाजत की ज़रूरत होती है। आज की हमारी बैठक के जो मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, उनका मैं अगर तारुफ़ करवाती जाऊँ, तो हमारे पास डॉक्टर एहसन रज़ा मल्ली साहब हैं, जो कि प्रिंसिपल साइंटिस्ट हैं मेज़ डिपार्टमेंट के अयूब एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट में। उसके बाद हमारे पास डॉक्टर मोहम्मद शुएब साहब हैं, जो कि कॉर्न एग्रोनॉमिस्ट हैं मेज़ मिलेट रिसर्च इंस्टीट्यूट साहिवाल में। और अमजद खान साहब हैं, जो कि सीनियर साइंटिस्ट हैं, एंटोमोलॉजिस्ट हैं, जिनसे हम आज अपनी मकई पे होने वाले कीड़ों और बीमारियों के बारे में पूछेंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, एहसन साहब, मैं आपसे स्टार्ट करूंगी। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पाकिस्तान में मकई की जो है वो 2 फसलें काश्त होती हैं, एक बहारिया काश्त और एक जिसको हम मौसमी काश्त कहते हैं। तो अब बहारिया काश्त जो तकरीबन उसकी बुवाई हो चुकी है, जो कि हम जनवरी और फरवरी के एंड तक कंप्लीट कर चुके होते हैं। मोस्टली एरियाज में वहाँ पे हो चुकी होती है। तो इस स्टेज पे मकई की फसल को कौन-कौन सी अहम ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जिनकी ज़रूरत होती है, जिसके बारे में हमारे किसान भाई जो हैं वो इतने वाकिफ नहीं है, उनको ज़रूरत है जानने की। जी सर। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया सावी बैठक में वक़्त देने का शुक्रिया। तो मेरी आवाज़ आपको ठीक आ रही है? जी सर, जी, जी। जी, तो जैसा कि आपने पहले इन्फो में बता दिया है कि पाकिस्तान में 2 फसलें काश्त होती हैं मकई की। एक मौसमी मकई है और दूसरी बहारिया मकई है। तो ये बहारिया मकई जो है ये सूबा पंजाब में काश्त होती है ज़्यादातर, और सूबा पंजाब के जो अज़ला हैं बिहाड़ी, पाकपतन, मल्ली साहब आवाज सही नहीं आ साहिवाल, रही। फैसलाबाद। जी, मैं कोशिश करता हूँ। अब कुछ बेहतर है जी? जी सर, जी। जी, ये पंजाब के अज़ला पाकपतन, बिहाड़ी, साहिवाल, फैसलाबाद और चिन्योट, इन अज़ला में बहारिया मकई जो है वो ज़्यादा काश्त होती है। तो इसकी काश्त का मुनासिब वक़्त 15 जनवरी से आखिर फरवरी तक था। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह ये काश्त का वक़्त जो है वो मुकम्मल हो चुका है, और इन तमाम अज़ला में तकरीबन जो फसल का अगाव है वो भी मुकम्मल हो चुका है। तो अब फसल के अगाव के बाद फूल आने तक ये फसल को चंद अहम मराहल में से गुजरना है। तो जिस पर जो है इसकी देखभाल जो है बहुत ज़रूरी है। इनमें से जो है वो जड़ी बूटियों की तलफ़ी, पानी की ज़रूरियात, खाद की ज़रूरियात और दीगर ग़िज़ाई ज़रूरियात, और इसी तरह नुकसानदेह कीड़ों और बीमारियों से इनकी हिफाजत जो है इन पर इसकी देखभाल करने की ज़रूरत है। तो हमारे साथी माहिरीन यकीनन इस पर काश्तकार भाइयों की रहनुमाई फरमाएंगे। तो चंद गुज़ारिशात मैं भी करना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो फसल से जड़ी बूटियों को तलब करना बहुत अहम है, क्योंकि जड़ी बूटियाँ फसल के हिस्से की रोशनी, खुराक और पानी इस्तेमाल करके ये फसल को कमज़ोर कर देती हैं। तो ये ना सिर्फ फसल के हिस्से के खाद और अज्जा जो है ग़िज़ाई अज्जा वो इस्तेमाल करती हैं, बल्कि ये जो जड़ी बूटियाँ हैं ये मकई के पौधों की निस्बत 2 से 3 गुना ज़्यादा इस्तेमाल करने की सलाहियत रखती हैं। तो इस तरह ये फसल के हिस्से की जो है अपना खुराक उसको इस्तेमाल करके
फसल को कमजोर कर देते हैं। और दूसरा, बहुत इन जड़ी बूटियों पर बहुत से कीड़ों और बीमारियों के जरासीम जो है वो परवरिश पाकर उसके बाद ये फसल पर मुंतकिल हो जाते हैं और फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। और ये बात तजर्बात से साबित शुदा है कि अगर जड़ी बूटियों को बर वक्त तलफ ना किया जाए तो पैदावार में 20 से 25% तक कमी हो सकती है। तो मकई में 3 किस्म की जड़ी बूटियां होती हैं। इनमें घास का खानदान है जिनके पत्ते नुकीले और मतवाजी रगों वाले होते हैं, जैसे खब्बल है, मधाना, बरू, जंगली स्वांक, दब वगैरह। तो इस तरह दूसरी किस्म जो है वो तकोने और नुकीले पत्तों वाली है, जिसमें डीला बहुत अहम है। और फिर चौड़े पत्ते वाली जड़ी बूटियां हैं जिनमें एक से टहलैली है, क्रोंड बातू और मौसम बहार के बहुत सारी और भी वीड्स हैं। तो इन तमाम जड़ी बूटियों को कंट्रोल करने का जो मौसर तरीका है वो केमिकल कंट्रोल है, यानी मुनासिब जहर स्प्रे करके इन तमाम जड़ी बूटियों को कंट्रोल करना चाहिए। और इनको कंट्रोल करने के 2 तरीके हैं। एक तो है उगने से पहले, जैसे प्री इमरजेंस, जो कि फसल की बुआई के बाद 24 घंटे के अंदर अंदर स्प्रे करना होता है। और दूसरा है उगने के बाद, यानी पोस्ट इमरजेंस। तो इन दोनों सूरतों में जो वीडिसाइड जो जहर आप इस्तेमाल कर रहे हैं उनकी सिफारिशात जो उन पे दर्ज होती हैं उनके मुताबिक उसे इस्तेमाल करना चाहिए, और उनकी जो डोज है वो भी जो उनकी सिफारिश करदा डोज है उसके मुताबिक इस्तेमाल करनी चाहिए, यानी ना उससे कम रखें और ना उससे ज्यादा रखें। अगर डोज कम होगी तो जड़ी बूटियां जो है वो खत्म नहीं होंगी, और अगर आप डोज ज्यादा कर देंगे तो ये फसल के लिए नुकसानदेह होगी, फसल स्ट्रेस में आ सकती है। तो इन दोनों सूरतों में जो मौसर जहर है जड़ी बूटियों के लिए वो पेंडिमेथिलीन है, एसिटाक्लोर है और एट्राजीन है। ये ऐसे साल्ट हैं जो आम ब्रांडेड में मतलब दस्तयाब हैं, और इनसे जड़ी बूटियां जो वो बेहतर तौर पर कंट्रोल भी हो जाती हैं। तो इन जड़ी बूटियों की तल्फी का जो सही वक्त है वो फसल उगने से 4 से 6 हफ्ते के अंदर अंदर है, यानी फसल उगने से 35-40 दिन तक खेत से जड़ी बूटियां तलफ कर देनी चाहिए। इसके बाद ये फसल के नुकसान की हद शुरू हो जाती है। अब इसके साथ साथ फसल की अहम जरूरत पानी है। आप सर एक जानते हैं मिनट कि मैं आपकी मौसमी बात काट रही हूँ। अगर आपने जो ये जड़ी बूट जहरें बताई हैं, अगर आप इनकी डोजेज भी बता दें हमारे किसान भाइयों को तो उनकी अच्छे से रहनुमाई हो जाएगी कि कितनी डोज जो है वो इस्तेमाल करनी है उन्होंने। जी जी, इसमें जो पेंडिमेथिलीन है उसकी डोज 2 लीटर फी एकड़ है, 100 ml होती है पर एकड़ के लिए। लेकिन मैंने इसके साथ एक गुजारिश की है कि ये मुख्तलिफ ब्रांड में आते हैं ये साल्ट, तो जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं दवाई, जो जहर कर रहे हैं उसके ऊपर इसकी डोज जो है वो दर्ज होती है, तो उसके मुताबिक ये इस्तेमाल करें। जी सर, जी, जी दूसरी बहुत शुक्रिया। फसल की जो दूसरी अहम जरूरत है वो पानी है, आबपाशी की जरूरियात हैं, बहारिया कराब में बिलखसूस। अब आप जानते हैं कि मौसमी मकई के बरअक्स जो बहारिया मकई है इसमें अगाव के बाद मौसम जो है वो गर्म होना शुरू हो जाता है, दर्जा हरारत में अब मुसलसल इजाफा हो रहा होता है, तो पौधों के सब्ज हिस्सों और जमीन से जो पानी का अखराज है वो ज्यादा होना शुरू हो जाता है, और इस तरह जो फसल की पानी की जरूरियात है उनमें इजाफा हो जाता है। इसलिए बहारिया मकई को मौसमी मकई की निस्बत ज्यादा पानी की जरूरत होती है, और इसको आमतौर पर 12 से 14 पानी दरकार होते हैं पकने के लिए। तो आबपाशी में सबसे अहम जो बात है वो सबसे पहले तो ये है कि फसल को दूसरा पानी जो है वो जल्द लगाना चाहिए, और जब खेत बदतर हालत में हो तो नेक्स्ट पानी जो है वो लगा देना चाहिए। अब आपने देखा होगा कि अगर प्लांटर या ड्रिल के साथ काश्त की गई हो मकई तो वो एक ही वक्त में जर्मिनेट करती है, लेकिन जहाँ पे चौके के साथ मकई लगाई जाती है तो कुछ बीज गहरे चले जाते हैं और कुछ ऊपर होते हैं।
जो ऊपर वाले बीज हैं वो जल्दी उगाते हैं, और जो बीज गहरे होते हैं वो उगने में जरा ज्यादा दिन लेते हैं। तो अगर इस दौरान खेत को पानी की कमी हो जाए, खुश्क हो जाए, तो वो जो बीज गहरे हैं उनका उगाव लेट होता है। तो इसलिए दूसरा पानी जो है वो जल्द लगाना चाहिए फसल को, ताकि बीज का जो उगाव है वो जल्द से जल्द पूरा हो जाए। दूसरा, आबपाशी के लिहाज से जो है मकई की वो 5 क्रिटिकल स्टेजेस हैं, यानी 5 ऐसे नाजुक मरहले हैं जहां पर फसल को पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। उनमें पहला मरहला है सीडलिंग स्टेज है, तो यानी उगाव के बाद 2-3 हफ्ते तक की स्टेज जो है, इसमें पौधों की ग्रोथ बड़ी तेजी से हो रही होती है, और उनमें मेटाबॉलिज्म, खुराक बनने का अमल, हर चीज जो है वो तेज होती है, और पानी की जरूरत भी ज्यादा होती है। इसी तरह उसके बाद नी हाइट, यानी फसल घुटनों तक के बराबर तकरीबन जब हो जाती है, तो इसको गोब की हालत कहते हैं। इस हालत में जो पौधे का नर फूल है वो गोब के अंदर, कोम्पल के अंदर होता है, और उसने अभी निकलना होता है। तो इस सूरत में पानी की बहुत जरूरत होती है। इसी तरह उसके बाद मादा फूल, नर फूल टेसल निकलने की स्टेज आती है, फिर मादा फूल सिल्क निकलने की स्टेज आती है, और उसके बाद ग्रेन फिलिंग की स्टेज है, दाना भरने की। तो पानी की अहमियत से सब दोस्त वाकिफ हैं कि जमीन से ग़िज़ाई अज्जा, खाद वगैरह पानी में हल होके जड़ों के जरिए पौधों के पत्तों और सब्ज हिस्सों में जाते हैं, जहां ज़ियाई तलीफ के अमल से खुराक बनती है, और फिर पानी ही के जरिए ये तैयार शुदा खुराक पौधे के एक हिस्से से दूसरे हिस्सों को जाती है। तो मैं खास जी तौर सर, पर बहुत बहारिया शुक्रिया मकई के आपका। हवाले से, जी जी सर, मैं आपसे ये जी मैं पूछना चाह रही सिर्फ थी एक कि बात, अब जो स्टेज है हमारे पास, जैसे कि मकई का उगाव हो चुका है, फूल बनने का मरहला जो है वो कुछ ही दिनों में स्टार्ट होने वाला है, तो इस स्टेज पे बहारिया मकई को पानी की कितनी जरूरत है, और अगर पानी लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? जी मैं यही अर्ज करने वाला था कि जी फूल जी निकलने के वक्त जो है पानी की बहुत अशद जरूरत होती है। अब ये नार फूल और मादा फूल निकलने, यानी टेसलिंग और सिल्किंग इनको कहते हैं, इनका जो दौरानिया है वो पानी पे बहुत डिपेंड करता है। अगर पानी आप टाइम पे देंगे तो ये फूल जो है ये नॉर्मल निकलेंगे। अगर इस स्टेज पे पानी की कमी आ जाए तो इनका दौरानिया आपस में बढ़ जाता है, और वो अमले ज़ीरगी, जिसे पोलिनेशन का अमल कहते हैं, वो मुकम्मल नहीं हो सकता, और दाने ठीक से नहीं भरते। तो यही मैंने गुजारिश की है कि बहारिया क्रॉप में आमतौर पर आप समझें कि हर वीक पानी लगाना है, और बदतर कंडीशन से आगे नहीं जानी चाहिए, खेत खुश्क नहीं होना चाहिए। जब बदतर कंडीशन में हो तो अगला पानी लगा देना चाहिए। ये आप समझ लें कि 8 से 10 दिन के वक्फे से पानी लाजमी लगाना चाहिए। और जब फूल पे आती है फसल, और इसका फूल का, फ्लावरिंग का और पोलिनेशन का टेम्परेचर से बहुत अलग है। इसके लिए जो आइडियल टेम्परेचर है वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो अगर अब जैसे मौसम गर्म होना शुरू हो गया है, अगर फ्लावरिंग पे टेम्परेचर 35 डिग्री से तजावज कर जाए, ज्यादा हो जाए, तो उस वक्त फिर पानी का दौरानिया कम कर देना चाहिए। उस दौरान 3 से 4 पानी जो है, ये जब 65 से 70 दिन की क्रॉप होगी तब फ्लावरिंग स्टार्ट होगी उसमें, तो उस वक्त जो 3-4 पानी है वो 5-6 दिन के वक्फे से लगाने चाहिए। पानी लगाने से ये होता है कि खेत के अंदर का टेम्परेचर डाउन हो जाता है, और इससे जो पोलिनेशन का अमल है वो सही तरह से होता है, और दाने भरने का अमल भी तभी ठीक हो सकता है अगर पानी की कमी ना हो। जी जी सर, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। इससे पहले कि हम अपने अगले मेहमान जो उनकी तरफ बढ़े और उनसे मजीद सवाल पूछें, यहाँ पे मैं अपने हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो हमारे नाज़रीन जिन्होंने हमें ज़ूम पे ज्वाइन किया है या फेसबुक पे ज्वाइन किया है, मैं उनको बताना चाहती हूँ सावी के बारे में, कि सावी अपने किसान भाइयों की किस तरह से मदद कर रहा है, किस तरह से उनकी रहनुमाई कर रहा है, और ऐसी कौन सी प्रोडक्ट दे रहा है जो कि किसान भाइयों के लिए फायदेमंद है। इसके लिए मैं हमारे हेड ऑफ ऑपरेशन है मिस्टर उमर फारूक है, उन्हें मैं दावत दूंगी कि वो हमारे किसान भाइयों को थोड़ा सा सावी के बारे में बताएं। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर उमर। जी वालेकुम अस्सलाम। सारा बहुत शुक्रिया, आपने मेरा तारुफ करवाया और मुझे मौका दिया कि मैं सावी की प्रोडक्ट्स को ज़िम्मेदार भाइयों के साथ मुतारफ़ करवा सकूं।
और उनको ये बता सकूं कि किस तरीके से सावी जो है वो जिम्मेदार भाइयों के लिए नित नई प्रोडक्ट्स मुतारफ करवा रहा है, और उन प्रोडक्ट्स के जरिए जिम्मेदार भाई कैसे अपनी काश्तकारी के अवामल को और जिम्मेदारों को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं, और कम वसाइल इस्तेमाल करके ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इसी सिलसिले में जो हमारी सावी की सबसे अहम और सबसे ज़्यादा यूँ समझ लें कि मशहूर प्रोडक्ट है जिम्मेदार भाइयों में, वो है ऑन फॉर्म कंसल्टेंसी, या जिसको हम जिम्मेदारों के खेत के ऊपर उनकी रहनुमाई का नाम देते हैं। इसमें बुनियादी तौर पर हम सबसे पहले जिम्मेदार भाइयों के खेत का एक विजिट करते हैं। हमारे जो एग्रोनॉमिस्ट हैं वो उनके खेत का एक विजिट करते हैं, सर्वे करते हैं, और उस सर्वे में बुनियादी तौर पर 2 से 3 चीज़ें देखी जाती हैं। नंबर 1, क्या जिम्मेदार भाई ने अपने खेत के ऊपर जो है वो उनका सॉइल का, मिट्टी का तज्जिया करवाया हुआ है, और अगर मिट्टी का तज्जिया हुआ है तो उसकी बुनियाद पर उनके सॉइल की प्रोफाइलिंग क्या है, यानी उस मिट्टी के तज्जिए के ऊपर की बुनियाद पर उनके खेत के ऊपर कौन कौन सी मुनासिब फसलें उगाई जा सकती हैं, और उसके बाद उनके खेत की लैंडस्केपिंग किस तरह की है, क्या वहाँ पे लेजर लैंड लेवलिंग हो चुकी है या नहीं हुई। तो इस तरह से मुख्तलिफ अवामिल का जायज़ा लेने के बाद हमारी तरफ से, सावी की तरफ से एक फिजिबिलिटी बनाई जाती है, जिसमें जिम्मेदार के लिए मुकम्मल रहनुमाई मौजूद होती है कि वो अपने इलाके और अपनी ज़मीन की मुनासबत से कौन कौन सी फसलें उगा सकता है, और उन फसलों को उगाने का बेहतरीन तरीका क्या है, और हर उस फसल के बारे में ज़मीन की तैयारी से लेकर बर्दाश्त और कटाई तक हर स्टेप के बारे में मुकम्मल रहनुमाई दी जाती है। इसके साथ साथ जिम्मेदार का खेत जो है वो उसकी सावी मोबाइल ऐप के ऊपर हम सैटेलाइट के जरिए मैप भी कर देते हैं, उसकी मैपिंग कर देते हैं, ताकि वो जिम्मेदार अपने मोबाइल फ़ोन के जरिए किसी भी वक्त अपनी ज़मीन की सूरत हाल जो है वो देख सके। उसमें हफ्तावार बुनियादों पर हर हफ्ते की बुनियाद पर हम जिम्मेदार को एक रिपोर्ट भी भेजते हैं, जिसके अंदर जिम्मेदार जो है वो देख सकता है कि उसके खेत के ऊपर उसकी फसल की क्या सूरत हाल है, और ये सारा कुछ जो है वो सैटेलाइट की मदद से बताया जाता है कि उसकी फसल जो है वो किस हद तक सेहतमंद है, उसके अंदर गैप्स तो नहीं है, क्या कहीं पे कोई ऐसा मसला तो नहीं है जिसको देखने की ज़रूरत है और विजिट करने की ज़रूरत है और सर्वे करने की ज़रूरत है। तो ये तमाम तर रहनुमाई हमारी प्रोडक्ट ऑन फॉर्म कंसल्टेंसी जो है उसके अंदर मौजूद है। जितने भी जिम्मेदार हमें इस वक्त देख सकते हैं वो हमारे फेसबुक पेज के ऊपर और हमारे व्हाट्सएप नंबर 0304 50721115 के ऊपर राब्ता करके इस प्रोडक्ट के बारे में मुकम्मल तफसील और रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा हम जिम्मेदार भाइयों के लिए और एग्री बिजनेसेस के लिए ख़ास तौर पे, एग्री बिजनेसेस से मुराद मेरी ये है कि जितने भी ऐसे कारोबार जो कि काश्तकारी के साथ जुड़े हुए हैं, जिसमें पेस्टिसाइड कंपनीज हैं, सीड कंपनीज हैं, और इसके अलावा दूसरी फर्टिलाइजर कंपनीज हैं, इन सब कंपनीज के लिए हमारा इदारा मुख्तलिफ डिजिटल फार्म डेटा कलेक्शन की चीज़ें जो है वो दिखाता है, और वो डिजिटल फार्म डेटा कलेक्शन जो है वो बेसिकली मोबाइल ऐप के जरिए की जाती है, और उस डेटा कलेक्शन के जरिए कंपनियों को ये सहूलत फराहम की जाती है कि उनका फील्ड लेवल जितना भी डेटा कलेक्ट हो रहा है उसकी वैलिडेशन हो सके, और एक विजिबिलिटी आ सके हेड ऑफिस लेवल के ऊपर कि वो जो डेटा फील्ड से कलेक्ट हो रहा है वो कितना वैलिडेटेड है और ऑथेंटिक है। ऑल्सो उसमें हम ये भी कर रहे हैं कि हम उनके जो फील्ड एजेंट्स हैं उनकी मॉनिटरिंग और उनकी जो KPIs हैं उनको मॉनिटर करने का सोल्यूशन भी प्रोवाइड करते हैं। तो इसके अलावा सोशल मीडिया डिमांड जनरेशन का एक प्रोडक्ट है जिसके ज़रिए हम जिम्मेदार भाइयों और एग्री बिजनेसेस के लिए फेसबुक और मुख्तलिफ सोशल मीडिया के ऊपर
प्रोडक्ट्स की डिमांड जनरेशन भी करते हैं। इसी सिलसिले में हमने एक छोटी सी वीडियो भी तैयार की है। आई थिंक वो वीडियो आप प्ले कर दें ताकि जिम्मेदार भाइयों को थोड़ी और आसानी हो सके इसको समझने में। बहुत शुक्रिया। सर, आई हैव अ क्वेश्चन। क्वेश्चंस का सेशन जो है वो हम एंड पे रखते हैं ताकि थोड़ा सा हम पहले बातचीत कर लें, उसके बाद जरूर आपके क्वेश्चन लेंगे। जिम्मेदार भाइयों, सावी लाया सैटेलाइट की मदद से खेत की मॉनिटरिंग, निशानदही और पैमाइश का आसान तरीका। सावी ऐप को साइन अप करने के बाद होम पेज पर आपको मेरा फार्म का ऑप्शन नजर आएगा। इस ऑप्शन में जाने से पहले अपने मोबाइल की लोकेशन ऑन कर लें। इसके बाद मेरा फार्म ऑप्शन पर क्लिक करें। अगली स्क्रीन पर आपको सैटेलाइट से दिया गया नक्शा नजर आएगा। इस नक्शे पर सब्ज रंग की पिन आपके मौजूदा मुकाम की निशानदही करती है। सब्ज पिन की मदद से अपने खेत को तलाश करें या तलाश करें के ऑप्शन में अपने गांव का नाम दर्ज करके अपने खेत तक पहुंचें। पिन की मदद से अपने खेत पर पहुंचने के बाद इस निशान की मदद से पिन शामिल करने के बटन को क्लिक करके पिन शामिल करें और फिर नया पिन शामिल करें। इसी तरह खेत के चारों अतराफ को मार्क कर लें। खेत शामिल करने के बाद अगली स्क्रीन पर खेत का नाम दर्ज करें। आप अपनी मर्जी से कोई भी नाम दर्ज कर सकते हैं, जैसा कि खेत नंबर 1, खेत नंबर 2। फिर अपनी तहसील दर्ज करें और फिर चक का नाम दर्ज करें। अगली स्क्रीन पर आप अपने खेत का दर्जा हरारत देख सकते हैं और अगले 7 दिन तक के दर्जा हरारत की आपको मुकम्मल तफसीलात मुहैया की जाएंगी। इसके साथ साथ सैटेलाइट की मदद से आपको आपकी फसल की सेहत के बारे में तफसीलात दी जाएंगी। इसके साथ साथ किसान भाई किसान प्रोफाइल के ऑप्शन पर जाकर अपने फार्म का मुकम्मल नक्शा देख सकते हैं। दर्ज किए गए खेत, उन पर लगी हुई फसलें और खाली रकबे के बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं। तो अभी सावी ऐप को प्ले स्टोर से मुफ्त डाउनलोड करें और अपनी काश्तकारी के अमूर को आसान बनाएं। Research by tomorrow? I'm not feeling. जी सर उमर, बहुत शुक्रिया। आपने बहुत अच्छे से हमारे किसान भाइयों को जो सावी की खिदमात के बारे में आगाह किया। उम्मीद करती हूँ कि ये सारी जो भी हमारी प्रोडक्ट्स हैं, जो भी हम काम कर रहे हैं, वो हमारे किसान भाइयों के लिए हर तरह से मुफीद हो। इसी के साथ में अपने अगले मेहमान जो है डॉक्टर शुएब साहब, उनकी तरफ चलती हूँ और अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सर, जैसा कि हम जानते हैं कि मकई की बुवाई हो चुकी है, इसके बाद अब इसकी बढ़ोतरी का अमल स्टार्ट है, तो इसको अपनी बढ़ोतरी के हर मरहले पर खुराक की बहुत जरूरत होती है। तो मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि इस स्टेज पे आके जब उगाव हो रहा है, इस पे मकई को किन खादों की जरूरत होती है और किस तरीके से वो खाद देनी चाहिए, क्या तनासुब रखना चाहिए? जी सर। बहुत शुक्रिया। मैं सावी मैनेजमेंट और सारा आपका बहुत मशकूर हूँ कि आपने दोबारा मुझे मौका दिया कि इस प्लेटफॉर्म से जो है मैं किसानों के से बराह रास्त जो है मुखातब हो सकूं। तो कमिंग टू द टॉपिक, आपने सवाल पूछा। मैं तो थोड़ा सा ना डिटेल से ये तो चंद मिनट अगर आप मुझे दें तो मैं थोड़ा सा बता दूं कि मकई जो है बहुत रिस्पॉन्सिव क्रॉप है, यानी कि इसकी जो मैनेजमेंट, जिस तरह आप इनपुट या मैनेजमेंट करें तो मकई उसको उसी तरह रिस्पॉन्स करती है। तो मेरा ये जानना है कि अगर हम मकई की फसल को समझ लें, अगर उससे इसको बढ़ोतरी के मराहल को थोड़ा सा हम समझ लें तो मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी सर, आ रही है। हेलो जी सर, आ रही है आपकी आवाज। जी सर, आ रही है। अच्छा, तो अगर हम जो मैनेजमेंट, जो हम इनपुट डालते हैं, हम इसी इनपुट्स के साथ ही अगर मैनेजमेंट को इम्प्रूव कर लें तो मैं समझता हूं कि 20% तक पैदावार जो है हम बढ़ा सकते हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि हमारे जो फार्मर हैं, जो किसान हैं, वो फसल को थोड़ा सा समझ लें, उसकी बढ़ोतरी के मराहल को समझ लें। अगर वो उसकी जरूरियात को, बढ़ोतरी के हवाले से जरूरियात को समझ लेंगे तो उनके लिए फैसला करना आसान हो जाएगा और वो उसकी अहमियत को समझ लेंगे कि कोई भी इनपुट है, चाहे वो फर्टिलाइजर है, चाहे वो इरिगेशन है, अगर वो उसकी जरूरियात के मुताबिक चलते रहेंगे तो जो फसल है उनको रिस्पॉन्स करती रहेगी और वो उसी तरह उनके साथ जो है वो मैनेजमेंट जो है
उसको इम्प्रूव करती जाएगी। तो इससे जो नेक्स्ट बात वो समझने वाली है जो फसल की, कि मकई की फसल के जो उसकी पैदावार के 3 कंपोनेंट होते हैं, यानी कि मकई की पैदावार जो है वो 3 चीजों पे खड़ी होती है। पहले आपके फी एकड़ पौधों की तादाद कितनी है। अगर फी एकड़ पौधों की तादाद आपने पूरी की है तो फिर अगला मरहला आता है कि एक छली के अंदर जो मकई का पौधा है वो दाने कितने बनाता है। अब दाने जो बनाता है वो भी एक पौधा है, खुद तयन करता है। और अगला मरहला आता है कि मकई के अंदर जो दाने बनते हैं उनका साइज क्या बनना है। तो मकई की पैदावार जो है इन 3 चीजों के ऊपर खड़ी होती है। आपके खेत में पौधों की तादाद, एक छली पर बनने वाले पौधों की तादाद, और जो एक छली के ऊपर जो दाने लगने हैं उनका वजन कितना होता है। अब जो आपने ये टॉपिक चूज किया है कि फूल आने तक इसकी मैनेजमेंट, तो इसमें 2 चीजें कवर हो रही हैं। एक, पौधे की तादाद कितनी है आपके एकड़ में, आपके फी एकड़ पौधों की तादाद, और जो अभी ये नेक्स्ट मरहला आ रहा है जिसको हम ग्रैंड ग्रोथ का यानी कि तेजी से बढ़ोतरी का मरहला कहते हैं, इसमें पौधे ने तयन करना है कि इसने अपने अंदर जो है एक छल्ली में कतारें कितनी बनानी है दानों की, और दानों की तादाद कितनी बनानी है। अब ये मरहला जो है, अब अगर आप इसको समझ लें कि ये अब तयन करने जा रहा है फसल पौधा जो है अपने कतारों के बनने का, और उसके छल्ली के अंदर दानों के बनने का तयन पौधे ने करना है, तो फिर आपको उसकी जरूरियात के मुताबिक जो है वो चलना। अब ये इस वक्त जो है पंजाब में बिजाई मुकम्मल हो चुकी है, और हमारा जो सिफारिश करदा टाइम है कि हम फरवरी के आखिर तक इसको मुकम्मल करें वो गुजर चुका है। अब जो फसल है जो तकरीबन फरवरी के शुरू में या मिड फरवरी में काश्त हुई है वो 5-4 पत्ता स्टेज पे, 5 पत्ता स्टेज पे, 6 पत्ता मरहला पर इस वक्त मौजूद है। अब आगे बढ़ने से पहले ये जो पत्ता मरहला है, मैं इसके बारे में किसान हजरात को थोड़ा सा बता दूं कि मकई की जो बढ़ोतरी है उसकी नशोनुमा है वो हम नापते हैं कि उसकी मरहला बढ़ोतरी को हम नापते हैं कि इसके ऊपर एक पौधे के ऊपर पत्ते कितने हैं छली उसके पौधे के ऊपर। अब पत्ते नाप जो गिनने का अमल है वो उसको ऐसे ही करते हैं कि सबसे नीचे वाला जो पहला पत्ता होता है गोल सा होता है, जो मकई का पहला पत्ता निकलता है ना, राउंड टिप होता है, उसको गोल, उसका सिरा जो है वो गोल होता है, उसको एक पत्ता गिनते हैं। उसके बाद हर वो पत्ता हमने गिनना है जिसका पत्ते की जिसका जो है तने के साथ जो लिंक होता है ना, वो रीजन या वो कॉलर उसे कहते हैं, वो नजर आ रहा हो, हमने सिर्फ वो पत्ता गिनना है। मिसाल के तौर पे हो सकता है मकई के पौधे पे 7-8 पत्ते हों, लेकिन उनमें से 1-2 पत्ते ऐसे होंगे जो वर्ल के ऊपर होंगे, और वो सर आपकी आवाज कट गई है। हेलो सर, आपको आवाज आ रही है? आई थिंक सर का नेट का इशू आ गया थोड़ा सा। आवाज आ रही मेरी? जी सर अब आ रही है। अच्छा तो जी पौधे पे जो पत्तों का तयन हमने करना है, फार्मर को ये समझना है कि बढ़ोतरी के मराहल को पौधे पे पत्तों की तादाद के हिसाब से करना है। अच्छा, अब ये जब 6 पत्ते आ जाते हैं तो उस वक्त एक बड़ा अहम मरहला शुरू होता है। अभी 4 पत्ता 5 पत्ता के बाद 6 पत्ता स्टेज, ये वो मरहला होता है जब पौधे ने अपने जेनेटिकली यानी कि जीनियाती तौर पे अपने अंदर ये तयन करना है कि उसने एक छल्ली के अंदर कतारें कितनी बनानी है और उस कतारों के अंदर दाने कितने बनाने, जिसको हम पोटेंशियल कहते हैं ना जी, किसी भी फसल का, उसका तयन जो है पौधे ने करना है। अब अगर उसको आप चेक करना चाहें तो ये जब 7-8 पत्ते आ जाए ना, तो आप उसके पत्ते उतारते जाएं तो आपको निचली वाली नोड यानी कि गांठ के करीब आपको एक छोटी सी शूट नजर आएगी जिसको ईयर शूट कहते हैं। तो वो बेसिकली छोटी सी छल्ली जो है वो 6 पत्ता स्टेज या 7 पत्ता स्टेज पर ही बन चुकी होती है पौधे के अंदर, जिसने आहिस्ता आहिस्ता जब बढ़ोतरी के साथ साथ बड़ी होती है बाहर निकलते हैं तो ये छल्ली जो है ये 6 पत्ता स्टेज पर ही बन चुकी होती है। इसका तयन यहीं से 6, 7, 8 पत्ता स्टेज पे ही हो चुका होता है। अच्छा, अब इसको मैनेजमेंट करनी है हमने जो उसका पोटेंशियल है उसको कैसे, जो उसका अंदर पोटेंशियल है उसको कैसे ज्यादा से ज्यादा हासिल करना है। जैसे हसन रजा साहब ने बड़ी अच्छे तरीके से जो है वो वीड के हवाले से बात की। एक तो चार चीजें हैं मैं आइडेंटिफाई करता हूं कि अगर हम इस मरहले पर यानी कि 6 पत्ता से लेके 10-12 पत्ता मरहला तक हम पौधे को किसी भी किस्म के दबाव से बचा लेते हैं
चाहे वो दबाव जड़ी बूटियों की वजह से हो, चाहे वो दबाव हशरात की वजह से, कीड़ों के हमलों की वजह से हो, चाहे वो दबाव पानी की कमी या ज्यादती की वजह से हो, या वो किसी खाद के खुराकी अज्जा की कमी की वजह से हो। अगर हम इसको इस मराहल को, इन स्टेज को हम अपनी फसल को बचाते हैं। सर आपकी आवाज कट रही है, आई थिंक आपके इंटरनेट को थोड़ा आप चेक कर लें जरा। हेलो, जी सर आपको आवाज आ रही है? आई थिंक नाज़रीन सर के नेटवर्क का कोई इशू है। जब तक सर का नेटवर्क का थोड़ा रिजॉल्व होता है, हम फसल इस स्टेज पे कीड़े मकोड़ों का जो बहुत हमला हो जाता है, इसके बारे में हम अगर थोड़ी सी बात कर लें। हमारे जो तीसरे मेहमान हैं, उनका जो स्पेशलिटी है वो ये एंटोमोलॉजिस्ट हैं। तो उनसे हम जानते हैं कि इस स्टेज पे फसल को ज्यादातर शूट फ्लाई, कॉम्पल की मक्खी का अटैक बहुत ज्यादा होता है। तो उसके लिए हमारे किसान भाइयों को किस तरह से उसका तदारुक करना चाहिए, उसके कंट्रोल के लिए कौन कौन सी ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जो करनी चाहिए। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी अमजद साहब आप सुन रहे हैं हमें? हेलो सर अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी जी सर आपकी आवाज आ रही है। वालेकुम सर, जी आवाज आ रही है ये? अच्छा, मैं माजरत खा हूँ, ये थोड़ा सा इशू आ रहा है। तो अच्छा, वो वीड के हवाले से तो मली साहब ने बात की। अब इसकी न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट की अगर बात करें, तो ये जो 6 पत्ता स्टेज जब स्टार्ट होती है, तो ये इसकी बड़ी तेजी से बढ़ोतरी का मरला है। यहाँ पे हमें इसको खुराक का बड़ा ध्यान करना पड़ेगा। अगर तो डीएपी या फास्फेटिक फर्टिलाइजर जो है खाते हैं, हम उस बिजाई के वक्त डाल दी हैं तो बड़ा अच्छा किया है। अगर हम क्योंकि इसको इस मरले पे उसकी जो जड़ें हैं उनकी बढ़ोतरी होनी है, उस बढ़ोतरी के लिए फास्फोरस का बड़ा अहम रोल है। तो वो उसको स्टार्टर डोज जो है वो बड़ी जरूरी है इसके लिए। इसके साथ साथ पोटाशियम है। पोटाशियम आपको पता है एंजाइम का रोल करता है। जितने भी इसके अंदर अमाल होते हैं, चाहे ज़ियाई तलीफ का अमल है, खुराक बनने का अमल है, या दूसरे जो ट्रांसपोर्टेशन का अमल है, उसमें जो है पोटाशियम का बड़ा अहम किरदार है। तो पोटाशियम खाद भी जो है हम रिकमेंड करते हैं कि बिजाई के वक्त जो है इसको डाली जाए। और इस मरला पे यूरिया जो है उसकी पहली जो है हम कहते हैं कि स्प्लिट डोज है, किस्त है, वो 6 पत्ता मरला पर लाजमी डालें, क्योंकि यही वो मरला है जहां पे पौधे ने अपने पोटेंशियल का जो है वो तयन करना है। अगर फास्फोरस जो है, ये देखिए फास्फोरस जो पौधा नहीं डाल सके नीचे, तो वो फर्टिगेट कर सकते हैं। फर्टिगेट एक इस मरले पे थोड़ा सा किया जा सकता है। हमने एक तजर्बा किया था, हमने जो है फूल आने से तकरीबन 10-15 दिन पहले फर्टिगेशन की थी इसकी, पानी में हल करके, तो उसका बड़े अच्छे रिजल्ट्स आए थे। लेकिन जो पोटाशियम है, ये पौधा जो है ना 60-70% है। तो इसको इस मरला पर अगर नीचे नहीं डाली जा सकी, तो इस मरला पर डाली जा सकती है। उसका जो है बेहतर बिजाई के बाद ये बेहतरीन टाइम है 6 पत्ता मरला से पहले। अगर आप सर आपकी आवाज कट रही है, आप काइंडली वीडियो ऑफ कर लीजिए, बात रिपीट कर देना। जी जी सर, जी। अच्छा जी जी। और जो तीसरी अहम चीज है, वो इसकी जो है पानी की मैनेजमेंट है। कि आपके खेत में जो है पानी नमी जो है इतनी मुयसर रहनी चाहिए कि पौधे की जो इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरत बढ़ जाती है नमी की मुयसर की, वो पूरी होती रहे। ना तो इसको सोखा लगे और ना ही यहाँ इस दौरान जो है पानी खेत के अंदर खड़ा रहे। यानी कि अगर 48 से 72 घंटे पानी इस खेत में खड़ा रहे, तो जड़ें जो है उनको ऑक्सीजन नहीं मिलती और वो सूखना शुरू हो जाती है, मरने शुरू हो जाती हैं। तो इसको जितना जरूरी है कि सोखा ना लगे, उतना ही जरूरी है कि ये ओवर इरिगेशन ना हो, यानी कि पानी खेत में खड़ा ना रहे। अच्छा, इसके बाद जो है आगे फूल आने का मरला आ जाता है। अब ये मरला इसलिए अहम है कि यहाँ पे जो पौधे ने अपना पोटेंशियल तयन किया होता है 6 पत्ता, 7 पत्ता, 8 पत्ता स्टेज पे, अब उसको हमने कैश कराना है। अब हमने पौधे को वो तमाम तर सहूलियत फराहम करनी है, वो तमाम ऐसा माहौल फराहम करना है कि जो उसका पोटेंशियल है वो हासिल हो सके, हमें उसको छल्ली की शक्ल में हमें वो भरपूर तरीके से हासिल हो। अब उस मरला पे जैसे मली साहब ने बात की कि मॉइस्चर आपका बड़ा अहम रोल प्ले करेगा।
क्योंकि अगर खेत में नमी आप बरकरार रखने में कामयाब रहते हैं तो जो अम्ले ज़ेरगी है, पोलिनेशन यानी कि जो जरदाना है जो छल्ली के सिल्क पर जाता है, वो बड़ा अच्छे तरीके से जो है वो पोलिनेशन का अमल जो है बड़ी अच्छे तरीके से मुकम्मल होता है, भरपूर होता है। अगर इस मरला पर सोका लग गया तो जो जरदाने बनते हैं, जरदानों की उम्र बड़ी छोटी सी होती है, तो जरदाने जो है वो मरना शुरू हो जाते हैं और ऊपर से उस वक्त टेम्परेचर ज्यादा होता है, तो नमी जो है वो एक पिविटल रोल, बड़ा कलीदी सा किरदार बन जाता है। अगर नमी बरकरार रहे तो पोलिनेशन का अमल जो है बड़े भरपूर तरीके से जारी रहता है। इसके अलावा न्यूट्रिशन, उस वक्त भी जो है यूरिया की एक एपिसोड जो है, एक किस्त जो है वो डालना बहुत जरूरी है, क्योंकि उस वक्त जो उसकी रिक्वायरमेंट जो होती है ना, पीक रिक्वायरमेंट, उसको ऑप्टिमम माहौल जिसे कहते हैं कि उसको देना बहुत जरूरी है ताकि उसकी जो है जरूरियात पूरी हो सके। तो एक यूरिया की किस्त जो है वो उस मरला पे, यानी कि जब फूल आने का मरला हो, हफ्ता 10 दिन पहले उसको डालना निहायत जरूरी है ताकि पोलिनेशन का अमल हमने यहाँ पे मैक्सिमम करना है। अच्छा, उस वक्त इसके अलावा इसके जस्ट बाद यानी कि चंद दिन बाद ही अगला मसला एक आता है, दाना बनने का मरला शुरू हो जाता है। उसमें हमारे किसान भाइयों ने देखा होगा कि छल्ली के ऊपर वाले हिस्से में बाज दफा दाने बनते ही नहीं है, उससे नीचे वाला थोड़ा सा पोर्शन होता है कि दाने बने तो होते हैं लेकिन वो बहुत छोटे से रह जाते हैं, यानी कि वो भरपूर तरीके से दाने का हुजम जो है, साइज बढ़ नहीं सकता, छोटे छोटे दाने रहते हैं। उसको टेक्निकली कहते हैं कि दाने अबॉर्ट हो गए हैं, यानी कि दाने बने तो सही हैं लेकिन बहुत जल्द ही वो खत्म भी हो गए हैं। उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह ये होती है कि एक तो मेन वजह यही होती है कि उसको खुराकी अज्जा की जो है वो कमी होती है। खुराकी अज्जा हमने यूरिया नहीं डाले या नीचे हमने या फास्फोरस मैनेज नहीं कर सके, पोटाशियम जो हमारे कलीदी हैं वो मैनेज नहीं कर सके। इसके अलावा नमी का बड़ा अहम किरदार होता है कि सोका लग गया है अब पौधा, और इसके तीसरी जो अहम बड़ी वजह होती है कि पौधे की अमूमी सेहत कैसी है, यानी कि उसके पत्ते कितने हैं, पत्ते का रंग कैसा है। देखिए, अगर पौधे की अमूमी सेहत ही डाउन है तो वो उसने फॉर एग्जांपल एक 400 दाना बना लिया है छल्ली पे, तो वो उसको सस्टेन नहीं कर पा रहा। उसके पास जो खुराक बन रही है पत्तों में वो इतनी नहीं बन रही कि वो 400 जो दाने हैं उनको भराई कर सके। तो वो क्या होता है कि उसका असर जो आता है इन 3-4 चीजों का जो मैंने आपको बताया कि पत्ते मुरझाए हुए हैं, पत्तों पीले हुए पड़े हैं, या उसका साइज छोटा है, पत्तों की तादाद थोड़ी है, या पत्ते डैमेज हो चुके हैं किसी वजह से, तो होगा क्या है कि वो उसको जो फैक्ट्री है ना पत्ते बेसिकली खुराक बनाने की, और यही खुराक जो है बन के तो दानों में जखीरा होती है जिससे साइज बढ़ता है। अगर किसी वजह से पत्तों का साइज नहीं बन सका, खुराक नहीं बन रही, तो होगा क्या कि वो 400 जितने भी दाने बनाए हैं, तो जितने पौधा मुनासिब समझेगा कि मैं इतनी खुराक बना सक रहा हूँ, तो उतनी को वो दानों को देगा, बाकी दाने जो है वो अबॉर्ट हो जाएंगे, जिसे कहते हैं कि दाने जो है छोटे छोटे रह के वो खत्म हो जाएंगे। तो इस हवाले से ये जो हमारी मैनेजमेंट है ना जी, ये बड़ा अहम किरदार अदा करती है, और किसानों को ये समझना है कि ये बड़ा जबरदस्त और अहम मरहला शुरू हो गया है। इसको उसी तरह जिस तरह उगाव का मरहला अहम है या फूल आने का मरहला अहम है, बिल्कुल उसी तरह ये जो है 6 पत्ता स्टेज जो है उसको ज़हन में बिठा लें कि 6 पत्ता स्टेज जो है भरपूर तवज्जो चाहता है आपकी, और उसमें पौधे ने अपना भरपूर पोटेंशियल जो है वो आगे मुतय्यन करना है, जिसको आपने अमले ज़ेरगी के दौरान जो है वो रियलाइज करना है छल्ली की सूरत में। जी सर, बहुत शुक्रिया आपका। आपने बहुत ही डिटेल में और बहुत अच्छे तरीके से, एहसन तरीके से हमारे किसान भाइयों को सारी जो इसकी मालूमात है वो दी है, और खादों का इस्तेमाल जो है उसके बारे में भी अच्छी रहनुमाई फरमा दी है आपने हमारे किसान भाइयों की। इसी के साथ हम आगे अपने चलते हैं, जो कि दूसरा अहम मरहला आता है, कीड़े मकोड़ों का हमला जो हो जाता है हमारी मकई की फसल पे, जैसे कि कोंपल की मक्खी है या सुंडियां हैं, उनका अटैक हमारी फसल पे हो जाता है। उससे बचाव के लिए किसान भाइयों को क्या करना चाहिए, इसके बारे में मैं सर अमजद साहब से कहूंगी कि वो किसान भाइयों की रहनुमाई फरमाएं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर, आपका माइक म्यूट है आई थिंक। सर अपना माइक अनम्यूट कर लें प्लीज। आवाज आ रही है अब? जी जी सर जी आ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं सावी की मैनेजमेंट का शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने प्लेटफॉर्म मुहैया किया था कि हम किसानों से और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनसे इंटरेक्ट कर सके। तो मकई के हवाले से मैं बात करूँगा जो कि कीड़ों के मतलब, तो मकई के ऊपर राउंड अबाउट 130 के लगभग कीड़े मकोड़े हमलावर होते हैं।
जिनमें से ज़्यादा अहम जो है वो तकरीबन आधी दर्जन के लगभग है। तो हम ज़्यादातर इनको ही डिस्कस करेंगे जो कि आधी दर्जन के लगभग हैं, जो ज़्यादा नुकसान करते हैं और जो हमारे सिनेरियो में ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं। तो इसमें डॉक्टर शेख साहब ने एक बड़ी अहम बात की है कि ये जो है मतलब मकई की फसल ये बड़ी हाईली रिस्पॉन्सिव है, इनके पौधे बहुत रिस्पॉन्सिव हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ये इरिगेशन को बहुत सेंसिटिव पौधे हैं, ये इरिगेशन को, फर्टिलाइजेशन को, यानी जितनी भी इनपुट्स हैं उनको हाईली रिस्पॉन्सिव है, ये बात हो चुकी है। तो मैं कीड़ों के तनाजर में बात करूं तो कीड़ों के हमला में भी और बीमारियों के हमला में भी हाईली रिस्पॉन्सिव है। उसकी वजह यह है कि चूंकि ये मोनोटिलर क्रॉप है, अगर इसमें किसी कीड़े ने या किसी बीमारी ने पौधे को छू भी लिया ना, तो उसने वो रिजल्ट नहीं देना जो सेहतमंद पौधा देगा। तो लिहाजा इसकी टाइमली मैनेजमेंट जो है बीमारियों की और कीड़ों की अगर ना की जाए तो इससे पिछले साल लोगों ने पूरे पूरे खेत भी साहिवाल में और मुख्तलिफ जगहों पे पूरे खेत इनिशियल स्टेज पे ही उनको प्लोइंग करनी पड़ी है, उखाड़नी पड़ी है अपनी क्रॉप दोबारा सोइंग के लिए। मतलब ये इतना सेंसिटिव इशू हो गया है। तो लिहाजा इस हवाले से मैं कीड़ों को गिनूं तो जो ज्यादा अहम है उसमें सबसे पहले तो यानी सकिंग भी हैं, इसमें कीड़ों की अकसाम जो हैं वो रस चूसने वाले भी हैं, इसमें आ जाते हैं, और इसमें जो सुंडियां भी आ जाती हैं जो च्युइंग करती हैं, और कुछ कीड़े जो हैं वो ज़ेरे ज़मीन जड़ों को नुकसान पहुंचा के नुकसान करते हैं। तो हम जब ज़ेरे ज़मीन जो कीड़े हैं उनसे शुरू करते हैं तो इसमें सबसे पहले जो है अहम है वो है टर्माइट, जिसको हम दीमक कहते हैं। दीमक की कई किस्में हैं हमारे मुल्क में पाई जाती हैं, लेकिन जो भी किस्म हो हम उसको नहीं देखते। इसमें हम देखेंगे कि उसको मैनेज कैसे करना है। दीमक का ये है कि जब दीमक का अटैक होता है तो पौधे शुरू में पत्ते येलो होना शुरू हो जाते हैं, मतलब पौधे की एक साइड के या पूरा पौधा आहिस्ता आहिस्ता येलो शुरू होना हो जाता है, आहिस्ता आहिस्ता फिर पौधे सूखना शुरू हो जाते हैं। तो इसको डायग्नोज करने का तरीका यह है कि आप पौधे को जड़ों समेत उखाड़े नीचे से 2-4 पौधों को मुख्तलिफ जगहों से, तो वो आपको वो नजर आ जाएगी टर्माइट, या जड़ें कटी फटी नजर आएंगी, जड़ी कटी हुई होंगी, और आपको टर्माइट भी जमीन के अंदर जड़ों के साथ साथ या जड़ों के साथ चिमटी हुई नजर आ जाएगी, लेकिन खींचनी आपने जड़ों समेत है। ठीक है, तो ये तो है डायग्नोज का तरीका। अब यह है कि इसको मैनेज कैसे करना है। डायग्नोज हो गया कि टर्माइट का अटैक है, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका यह है कि हमने अटैक होने ही नहीं देना इसका। उसका तरीका यह है कि जब आप जमीन की तैयारी कर रहे होते हैं उसी वक्त आपने इसकी मैनेजमेंट कर लेनी है। तो उसके लिए यह है कि जब आप आखिरी हल चला रहे होते हैं खेत में, तो उस वक्त आपने आगे आगे फिप्रोनिल का 5SC फार्मूलेशन है, फिप्रोनिल 5SC है, या उसकी WG फार्मूलेशन भी मुख्तलिफ फार्मूलेशन में आ रही है। तो आपने उसकी जो रिकमेंडेड डोज है, यानी 1 लीटर है 5SC की, और दूसरी जो है जो भी उसके ऊपर लिखी है वो आपने उसको लेना है, और आपने टैंकी में उसको सोल्यूशन बनाना है। जैसे स्प्रे करते हैं आपने आगे आगे स्प्रे करते जाना है जमीन के ऊपर, पीछे पीछे हाल चलता जाएगा। वो आपने इसलिए करना है क्योंकि फिप्रोनिल की हाफ लाइफ होती है कम रोशनी में, ताकि पीछे से ट्रैक्टर चलता है, हल चलता है, फौरी वो जमीन के अंदर चली जाए और लाइट से बच जाए, और उसकी हाफ लाइफ जो है मुतासर ना हो और इफेक्टिव रहे, उसका मॉलिक्यूल एक्टिव हो। तो इससे ये फायदा होगा कि उस जमीन से जिसमें हम ये करेंगे ये अमल, उससे ये जो दीमक है ये इसका खात्मा ही हो जाएगा इंशाल्लाह। तो वो अटैक ही नहीं होगा। तो इस तरह से हम इसको प्रिकॉशनरी तौर पे ले सकते हैं। जी, तो नेक्स्ट बहुत शुक्रिया। दरअसल यहाँ पे मुझे थोड़ा आपको माजिद के साथ टोक रही हूँ, हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट है और हमारे किसान भाई जो वो क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं। अगर आप जल्दी से हमें इस स्टेज पे जो है उस पे इंसेक्ट्स जो अटैक करते हैं उनका जल्दी से थोड़ा सा हल बता दें, कौन से कीड़े मार जहरे हैं इस्तेमाल करें, और थोड़ी सी आसान अल्फाज में अगर आप हमारे किसान भाइयों की रहनुमाई फरमा दें। जी सर। ठीक है, मैं थैंक यू सारा, मैं कोशिश करता हूँ इंशाल्लाह। तो इस स्टेज पे जो है ना, जो अभी सोइंग हो रही है, कुछ हुई हुई है। स्टार्ट में तो शूट फ्लाई, पहले तो शूट फ्लाई का अटैक आता है। शूट फ्लाई का अटैक जो है वो उसका आपको सिम्टम से ही नजर आ जाएगा कि उसके पत्ते जो हैं वो एक दूसरे के गिर्द स्प्रिंग की तरह लिपट जाते हैं, जो सीडलिंग्स होती हैं।
तो इसकी भी ट्रीटमेंट इसी तरह करनी है कि पहले तो सीड ट्रीटमेंट कर लेनी है। उसमें हमारे पास कई ऑप्शंस हैं, जैसे कि मुख्तलिफ ब्रांड भी हैं और मुख्तलिफ जो है वो हमारे पास ब्रांड के अलावा जो है जेनेरिक नेम में जो आती हैं काफ़ी, जैसे क्लोथियानिडिन है, उसका आप कर सकते हैं। फिर ये जो है क्या इसको बोलते हैं, FS फार्मूलेशन में अमीडाक्लोप्रिड है, यानी बहुत सी एक लंबी सीरीज है इसकी पेस्टिसाइड की, उसको आप रिकमेंडेड डोज पे जो है सीड ट्रीटमेंट कर सकते हैं। सीड ट्रीटमेंट करके काश्त करेंगे तो इसके अटैक से काफ़ी हद तक बच सकते हैं। तो इसका जब आप सो करते हैं तो इसका अटैक जो महीने तक की फसल पे रहता है, उसके बाद इसका जो है खतरा नहीं होता। तो शूट फ्लाई का अटैक बहारिया की फसल जो है उसके ऊपर ज़्यादा होता है बनिस्बत जो है मौसमी मकई के ऊपर। तो ये यानी ठंडे मौसम में इसका अटैक ज़्यादा होता है, क्योंकि बहारिया में स्वयं का टाइम ठंडा होता है, इसलिए इसका अटैक ज़्यादा होता है। तो इसका सीड ट्रीटमेंट है। अगर फिर भी अटैक हो जाता है तो उसके लिए फिर आप स्प्रे करेंगे। अगर सिम्टम्स आ गए हैं तो फिर स्प्रे करेंगे। स्प्रे के लिए भी है एमामेक्टिन बेंजोएट आप कर सकते हैं, बाइफेन्थ्रीन कर सकते हैं, जो इनकी रिकमेंडेड डोजेज है उसके ऊपर आप चल सकते हैं और इसको लेके मैनेज कर सकते हैं। तो इसके साथ ही ओवरलैपिंग अटैक जो है शुरू हो जाते हैं उसके मतलब ये जो है आर्मी वर्म की 3-4 किस्में हैं। उसमें एक बहुत इंतहाई खतरनाक किस्म जो 2020 में पाकिस्तान में रिपोर्ट हुई है, वो अटैक करती है, जिसको हम फॉल आर्मी वर्म कहते हैं। ये साथ ओवरलैपिंग अटैक शुरू हो जाते हैं। तो आपने करना ये है कि अपनी फसल का ना वीकली एक दफ़ा, कम से कम एक दफ़ा, कोशिश करें 2 दफ़ा वीकली अपना सर्वे या उसको पेस्ट स्काउटिंग कर लेते हैं तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। तो पेस्ट स्काउटिंग के लिए आपने 4-5 जगहों पे मुख्तलिफ खेत में मुख्तलिफ जगहों से आपने 20-20, 30-30 पौधे जो है उनको बगौर देखना है। तो इसका शुरू में सुंडियां जो होती है, ये वर्ल जो होता है, जो पत्तों का जो छोटा सा वर्ल या घेरा जिसको हम कहते हैं, उसके सेंटर में होता है, जिसको गोब कहते हैं। आम गोब में बैठी होती है सुंडी। तो वो आप देख सकते हैं, पत्ते कटे हैं तो फिर इसका मतलब ये है कि आर्मी वर्म का अटैक है। तो ये थोड़ी सी उसकी आइडेंटिफिकेशन है। तो इसको हम लेके तो देखते हैं कि ये आर्मी वर्म का अटैक है। आर्मी वर्म के अटैक के लिए हम मैनेज करते हैं इससे, जैसे फ्लूबेंडामाइड है, मिथॉक्सीफिनासाइड है, फिर ये है ल्यूफिनरान है। इनसे किसी भी वो लेके तो आप स्प्रे कर सकते हैं और इससे मैनेज कर सकते हैं। तो जितनी जल्दी ये मैनेज कर लेंगे इस सुंडी को, जितनी छोटी स्टेज पे कर लेंगे, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर सुंडी बड़ी हो गई, खासकर फॉल आर्मी वर्म, तो उसका तो ड्यूल एक्शन मोड ऑफ एक्शन है ना। फॉल आर्मी वर्म का थोड़ा सा नोट कर ले कि आम आर्मी वर्म से फॉल आर्मी वर्म का जो मोड ऑफ एक्शन है वो ड्यूल है, यानी मोड ऑफ डैमेज उसको कह ले, या मोड ऑफ नुकसान पहुंचाने के तरीके 2 है। यानी कि पत्तों को भी खाता भी है वो, और बोरिंग भी करता है, और यानी कि सुराख भी करता है पौधों में और पत्ते खाता भी है। लिहाजा इसको खासकर आपने फोकस करना है, क्योंकि इसने ये हमारे लिए नई चीज थी और हमने इसको अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे तरीके से मैनेज करना सीख लिया है। तो इसके लिहाज से ये है कि जितना आप, मैं बार बार एडवाइस कर रहा हूँ कि अर्ली मैनेज कर लेंगे उतना ही आपके लिए ईजी होगा। अगर ये डिले हो गया तो बड़ी सुंडी को मैनेज करना फिर मुश्किल हो जाता है, स्ट्रॉन्ग स्प्रे करना पड़ते हैं। तो शुरू में अगर इसका अटैक हो गया तो वो एमामेक्टिन बेंजोएट प्लस न्यूफिडान का मिक्सचर करके 200 ml दोनों की डोजेज है, वो मिक्स करके आप स्प्रे कर सकते हैं। उसके बड़े एक्सीलेंट रिजल्ट हैं। फिर एक और है कि ट्राइएजोफास प्लस डेल्टामेथ्रीन है, उसको आप 400 ml या 500 ml स्प्रे कर सकते हैं, उससे भी अच्छा रिजल्ट मिल सकता है आपको स्टार्ट में। तो साथ ही ये नोट कर ले कि जब उसकी गोब बड़ी हो जाती है, यानी पौधे की जो है 4 से 6 स्टेज पत्ते की स्टेज आ जाती है, तो उसके गोब बन जाती है, पत्तों का वर्ल बन जाता है या पत्तों का घेरा बन जाता है। उसमें आपने वो दानेदार डाल लिए हैं। उसमें दानेदार जो है जिनका बेहतर रिजल्ट है वो है एमामेक्टिन और फिप्रोडिल का मिक्सचर है 0.35 जी, यानी ग्रेन्यूल्स फार्मूलेशन में है। वो आपने डाल लिया 8 kg पर एकड़ के हिसाब से। तो उसको आपने ये करना है, तो इससे आपको अच्छा रिजल्ट मिल सकता है।
और जब भी स्प्रे करें ये याद रखें कि मकई की एक कतार को आपने लेके चलना है, 2-2 कतारें लेके चलेंगे तो उससे आपका फायदा नहीं होगा आपको, बल्कि प्रोबेबिलिटी होगी कि पेस्ट मैनेज ही ना हो। एक कतार को लेके चल रहा है और स्प्रे का जो है वो फुहार जो होती है उसको पत्ते के वो जो पत्तों का वर्ल है या घेरा है उसके कोशिश करें कि उसको फोकस करके स्प्रे करें कोई 1 फुट की हाइट से। तो वो करते जाएंगे, आप एक एक कतार को लेके जाएंगे तो आपको इंशाल्लाह अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और इसमें प्रिकॉशंस ये भी है कि आपने स्प्रे हमेशा असर और मगरिब के दरमियान करना है, क्योंकि ये हीट जो होती है स्प्रे के सुबह करते हैं तो हीट के दौरान एक तो मॉलिक्यूल वोलेटाइल होते हैं वो उड़ जाते हैं, उससे डोज कम हो जाती है। दूसरे ये है कि सुबह जो शबनम होती है वो भी डोज को कम कर देती है, उससे भी मसला होता है, तो रिजल्ट सही नहीं मिलते। तो ये टाइम है इसका। ग्रेन्यूल जो डालने हैं आपने वो भी ठंडी टाइम पिछले टाइम ही डालने हैं, क्योंकि ये देखा गया है कि जब फर्स्ट टाइम हम ग्रेन्यूल्स डालते हैं तो उन बाज ग्रेन्यूल्स फ्यूम निकालते हैं। फ्यूम्स जो जब निकलते हैं तो उनकी सेंट्रल शूट जो होती है पौधों की वो जल जाती है, डेलिकेट होती है, उसके टिश्यू जो है पार्शली या मुकम्मल तौर पे डैमेज हो जाते हैं और पौधा जो है वो सेंट्रल शूट सूख जाती है। वो सूखने की वजह से पौधा किसी काम का नहीं रहता, वो मतलब मीनिंगलेस हो गया, वो कुछ आपको नहीं, कुछ भी नहीं देगा वो। तो ये आपने अवॉइड करना है कि यानी टाइम का जो है वो ख्याल रखना है। नेक्स्ट जो है इसके बाद आ जाता है वो स्टेम बोरर, जो तने की सुंडी हम उसको कहते हैं। तने की सुंडी जो है वो शुरू में तो इसके जो है हर स्टेज पे जो मोड ऑफ डैमेज है वो थोड़े थोड़े चेंज होते हैं, या जो नुकसान के जो सिम्टम्स हैं अलामात है वो मुख्तलिफ है। शुरू में जब पौधा होता है 3-4 स्टेज पे 3-4 पत्ते की स्टेज पे तो ये सुंडी जो है दाखिल होती है सेंट्रल शूट या दरमियानी पॉम्पल में दाखिल होके नीचे जहाँ जो जोड़ होता है ना इसका जड़ों का और तने का, उधर जाके बैठ जाती है, उधर डेलिकेट टिश्यूज को खाती है। उससे ये होता है कि सेंट्रल शूट जो होती है वो सूख जाती है, तो उसको कभी आप खींचे तो वो इजीली खींची जाती है। ऐसे पौधों को निकाल देना चाहिए खेतों से, जड़ों के समेत निकाल देना चाहिए। जिनकी सेंट्रल शूट सूखी होती है उनको निकाल के बाहर खेतों से जाके तो तलफ करें उनको, क्योंकि मैंने देखा प्रैक्टिकली देखा कि उसके अंदर 10 से 12 या 15 तक भी सुंडियां नीचे बैठी होती हैं, जिससे अगली नस्ल चलनी होती है। तो ये जो आपने अब आए इसकी मैनेजमेंट पे, तो मैनेजमेंट शुरू में तो वो जो स्प्रे आपने किए है फॉल आर्मी वर्म के लिए तो वो आपको वो ही काम दोनों के लिए कर जाएंगे, क्योंकि दोनों सुंडियां तो वो फायदा दे जाएगी। जब वर्ल बनेगा तो वर्ल की स्टेज पे या तो आप क्लोरेंट्रेलिप्रोल जो है 6GR के फार्मूलेशन से वो ग्रेन्यूल यूज कर सकते हैं, मेमेक्टन जो मैंने पहले बताया, और फिप्रोनिल का मिक्सचर है वो कर सकते हैं 8 kg पर एकड़ के हिसाब से। तो ये आपको ड्यूल मोड ऑफ एक्शन देगा, यानी सुंडी को बोरर को भी अटैक करेगा, तने की सुंडी को भी अटैक कंट्रोल करेगा, और इसको जो है ये वाला आर्मी वर्म या फॉल आर्मी वर्म उसका भी कंट्रोल मिल जाएगा। अब ये है कि डेलिकेट स्टेज जो ये 2020 से जब से फॉल आर्मी वर्म आया वो बन गया हमारे लिए कि ये जो तने के अंदर चला जाता है फॉल आर्मी वर्म, और बाद में जो सुंडी आ जाती है साथ अमेरिकन सुंडी वो भी होती है, लेकिन ज्यादातर सुंडियां इसकी दाखिल हो रही हैं, ये जो है फॉल आर्मी वर्म। तो वो जो मरहला है उसको हमने कैसे लेना है, तो ये एक न्यू स्टडी है। इसके लिए ये है कि जब आपकी फसल सिल्क पे चली जाए, खासकर सिल्क पे कोशिश करनी है कि इसको पहले मैनेज करें सुंडियों को। अगर फिर भी कुछ ना कुछ रह जाती है या ओवरलैपिंग जनरेशन की वजह से कुछ एगलिंग हुई है तो उससे सुंडियां छोटी निकल के वो सिल्क की स्टेज पे जब सिल्क बनते हैं निकल रहे होते हैं तो उस वक्त अंदर चली जाती हैं, छोटा सा सुराख करके वो अंदर जाके स्टे कर जाती हैं। और जो बड़ी होती हैं सुंडियां बची खुची वो भी सिल्क को काट के तो अंदर चली जाती हैं। तो मोस्टली आपने देखा होगा कि सिल्क कटे होते हैं, तो अगर तो वो सिल्क इमरजेंस से पहले ही उसने काट दिया तो फिर तो छल्ली को दाने नहीं लगेगी। अगर जब इमरजेंस हो जाती है तो फिर कट भी जाए तो वो पॉलिनेशन तो हो जाती है, लेकिन बाज़ का पार्शली पॉलिनेशन देखी गई है, तो ये पॉलिनेशन का भी नुकसान कर रहे हैं। उससे फिर पैदावार के ऊपर बड़े मनफी असरात मुतासर मरतब होते हैं। तो वो जो है उसको आपने लेके चलना है कि उस स्टेज पे जब आपकी समझे कि सारी जो है पॉलिनेशन हो गया उस वक्त फौरन स्प्रे करना है,
तो स्प्रे के लिए भी जो आजकल वो गन्स मिल रही हैं जो करते हैं बागों में, उस स्टेज पे तो स्प्रे अंदर जाके तो नहीं हो सकता, तो बागों में जो स्प्रे मशीन होती है उसको व्हील बैरो स्प्रे करते हैं, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं प्रेशर के साथ, तो वो दूर से भी स्प्रे हो सकता है खड़े होके, तो वो करें। उससे ये होता है कि वो जो सिल्क वर्क भी आप वो जो सिल्क हैं आपके जो छल्ली के बाल जो हैं वो भी बच जाते हैं और वो फिर दाखिल नहीं हो पाती, तो उससे आपके जो है छल्ली का जो दानों का जो डैमेज करती है वो अंदर जाके वो बचत हो जाती है और आपकी पैदावार में बेहतरी होती है। साथ साथ ये है कि जब ये जाती है तो एफ्लाटॉक्सिन भी डेवलप होता है जिससे दाने जो है बहुत मुतासर होते हैं और वो पूरी की पूरी छल्ली बाज का तो खराब हो जाती है, तो उसका जो है आपको दानों का सही रेट नहीं मिलता फिर एफ्लाटॉक्सिन की वजह से। तो ये तो था फॉल आर्मी, यानी मेजर इंसेक्ट यही थे, तो इनको मैनेज करना। बाकी जो सकिंग है उसमें एफिड और जेसिड वो हमारे लिए कोई इतना इशू नहीं है हमारे एरिया में, ज्यादातर यही था और ज्यादा खतरनाक फॉल आर्मी और में इसको आपने बगौर देखना है और इसको कंट्रोल करने की कोशिश करनी है हर स्टेज पे। अब मैं आपके सवाल लूंगा इंशाल्लाह, अगर कोई है मसला तो आप सवाल कर सकते हैं। जी सर बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि हमारे किसान भाइयों को कीड़े मकोड़ों के मुतालिक और उनके कंट्रोल के मुतालिक समझ आ गई होगी। अब हम अपने किसान भाइयों की तरफ से कुछ क्वेश्चंस हैं, हम उनके जवाब पूछ लेते हैं। शुएब साहब, पहला क्वेश्चन आपके लिए है कि एक किसान भाई ने पूछा कि अगर जैसे आपने कहा था कि एसओपी की एप्लीकेशन करनी है, तो अगर वो एसओपी नहीं डाल सके जमीन में, तो जब मकई की बुवाई करते तो उसके बाद किस स्टेज पे वो एसओपी को अप्लाई करे? जी सर, आप सुन रहे हैं? जी। अच्छा, तो एसओपी जो देखें, ये इसको समझें कि एसओपी जो है इसकी जरूरत है पौधे को जब बार आवरी तक यानी कि फूल आने तक, ये तकरीबन 70% पौधा अपनी जरूरत का जो है वो जमीन से लेता है। तो अगर नीचे नहीं डाली जा सकी किसी वजह से, तो बेहतर है कि ये 3 पत्ता स्टेज, 4 पत्ता स्टेज यानी कि 6 पत्ता स्टेज से पहले पहले जो है इसको आप लाजमी डाल दें, ताकि पौधे को जो ज्यादा बढ़ोतरी का मरला शुरू होने जा रहा है, ये हो चुका हुआ है बाज़ जगहों पे, तो जड़ों को जो है वो हर जो है इसकी अवेलेबिलिटी हो जाए। जी सर, बहुत शुक्रिया। जी असद साहब, हमारे किसान में ये पूछ रहे हैं कि जो हम मेज को सोइंग करते हैं तो इसका रो टू रो डिस्टेंस जो है वो कितना मेंटेन रखना चाहिए, कितने फासले पे जो है वो इसको लगाना चाहिए? ये मकई दो तरह से काश्त की जाती है, एक पटड़ियों पे काश्त की जाती है और एक रिजेस पे काश्त की जाती है। तो अगर रिजेस जो आम खेलियों पे काश्त की जाती है उसमें 2.25 से 2.5 फुट फासला होता है रो टू रो खेलियों का, और पौधों का फासला इस मौसम में जो हाइब्रिड किसान है उनके लिए 6 से 7 इंच है। और इसके अलावा कुछ इलाकों में पटड़ियों पर काश्त की जाती है, तो वो 3.5 फुट चौड़ी पटड़ियां होती हैं और उनके दोनों तरफ फिर मकई लगाई जाती है। और बाज लोग उनके दरमियान में इंटरक्रॉपिंग भी कर लेते हैं, मतलब मूंग बीन या सोयाबीन वगैरह की एक रो उनके दरमियान इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। तो जो पटड़ियों पे लगाई गई है मकई, अगर पटड़ियों पे लगा रहे हैं तो उसमें पौधों का फासला जो आपस में मैं इसके बारे में कुछ कहना चाह जी सर। अच्छा सर, इसमें यह है कि ये बात ज़हन में रखने वाली है कि जो 1 एकड़ में हमारे मतलूबा पौधों की तादाद है बहारिया मौसम में, ये खास तौर पे जो मकई के आपाश इलाके हैं, ये बहारिया के लिए 35,000 फी एकड़ पौधे हमें चाहिए। अब हमने हमारे यहाँ जो रिजेस पे भी काश्त होती है यानी कि सिंगल खेली जिसे कहते हैं, और बेड्स पे भी होती है, कोठे जिसे कहते हैं, या डबल खेली यानी कि एक दोनों साइडों पे जो लगता है 3.5 फुट के। तो हमें 35,000 पौधा अगर हमने बनाना है तो हमारे यहाँ जो रिजेस बनती हैं ये वेरी करता है, 2.25 फुट की भी बनती हैं, 2.5 फुट की भी बनती हैं, इलाके के लिहाज से फार्मर ने उसको एडजस्ट किया हुआ है। और अगर बेड्स बनाए तो हमारे यहाँ तकरीबन 3.5 फुट यानी कि 42 इंच, जिसमें एक फरो यानी कि खेली और जो बेड का ऊपर वाला हिस्सा यानी कि एक पूरी खेली और ऊपर वाला हिस्सा मिला के ये 3.5 फुट बनता है। तो ये इस पे भी बिजाई हो रही है। अगर तो खेलियों पे बिजाई हो रही है और 2.5 फुट की खेलियां बनाई हैं तो फिर हमें 6 इंच का फासला रखने पड़ेगा पौधे से पौधे का। और ये बड़ी अहम बात है कि 6 पौधों की तादाद का तयन करने के लिए, जैसे मैंने कहा था कि ये पैदावार के बुनियादी अज्जा जो है ना, इन 3 चीजों पे आपकी पैदावार ने डिपेंड करना है। तो इसमें पौधों की तादाद, तो ये बड़ी अहम चीज है समझने के लिए। अगर खेलियों पे कर रहे हैं तो 6 इंच के फासले पर लगाएं
और पौधे से पौधे 2.5, तो लाइन से लाइन का फासला जो है वो 2.5 फुट हो गया। इसको थोड़ा सा नैरो भी कर सकते हैं, यानी कि 2.5 फुट बजाय 2.25 फुट भी कर सकते हैं। तो लेकिन पौधे का पौधा फासला आपने अमूमी तौर पे 6 इंच का रखना है। अच्छा, अगर हम कोठों पे आए, यानी कि ये जो डबल खेली जिसे कहते हैं, बेड कहते हैं, अगर दोनों साइडों पे बिजाई करनी है तो हम हमारा चूंकि वो बन गया है 42 इंच का, 42 इंच में यानी कि 3.5 फुट का, 3.5 फुट में 2 लाइनें आएंगी। 2 लाइनें का मतलब है तकरीबन 21 इंच की बाद एक लाइन, 20, 21, 22 इंच के बाद। तो यहाँ पे ये है कि पौधे से पौधे का फासला अगर हम 8 इंच तक ले जाएं, पौधे से पौधा का फासला बढ़ा दें, तो हमें मतलूबा पौधों की तादाद जो है तकरीबन 35,000 ये हासिल हो जाएगी। तो मैं फार्मर एजाज जिन्होंने अभी बिजाई नहीं की, किसी वजह से लेट हो गए हैं, तो उनके लिए ये है कि अब लेट में जब जाते हैं ना हम, तो फिर ये पौधों की तादाद थोड़ा सा हम कम कर देते हैं, 35,000 नहीं, क्योंकि वो ग्रोथ पीरियड जो है ना, क्योंकि आगे टेम्परेचर ज्यादा आना है और पौधा अपने तमाम जो फेल हैं, जो उसके जो अंदर है ज़ाई तलीफ का अमल है, रेस्पिरेशन का अमल है, वो तेजी से करता है। तो उसको छोटा पीरियड, ग्रोथ पीरियड जो है, बढ़ोतरी का मरला थोड़े हो जाएंगे, शॉर्ट जल्दी जल्दी वो करेगा। तो अगर वो तमाम ज्यादा 35,000 पौधे अब लगाएगा तो वो उसको जो है पूरा नहीं कर सकेगा, पौधा उसको सस्टेन नहीं कर सकेगा। तो अब थोड़ा सा कम भी कर लें, मसलन 32,000, 30,000, तो अगर खेलियों पे कर रहे हैं तो वो 7 इंच पे लगा लें अब। और अगर आप वो कोठों पे लगा रहे हैं, अब पंजाब के मैं आपाश इलाकों की बात कर रहा हूँ जो कोर एरियाज हैं, मैं तो अगर वो कर रहे हैं कोठों पे काश्त कर रहे हैं तो वो 9 इंच पे भी जा सकते हैं, तो 9 से 10 इंच भी जा सकते हैं, ताकि ग्रोथ पीरियड जो है वो छोटा हो जाना है, तो जो है उसकी भरपूर पैदावार हासिल हो। जी सर, बहुत शुक्रिया। काफी इंफॉर्मेशन आपने एक दे दी है किसान भाइयों को। सर, अभी हमारे जैसे कि मल्ली साहब ने पहले भी इरिगेशन के बारे में, आबपाशी के बारे में बता दिया, लेकिन हमारे एक भाई हैं वो दोबारा पूछना चाह रहे हैं, तो अगर आप दोबारा से इरिगेशन शेड्यूल जो है आबपाशी किस तरह करनी चाहिए, उसका क्या दुरानी है, उसके बारे में उनकी रहनुमाई फरमा दें। जी शोएब साहब। आबपाशी, जी जी सर। जी जी, अच्छा, मुझसे पूछ ली सर आप? जी जी जी। अच्छा, चले। अच्छा, उसमें यह है कि आबपाशी की अगर बात करें तो अब जो मरहला आ चुका हुआ है ना उसमें जैसे मैंने पहले बार बार 6 पत्ता सेर की बात कर रहा हूं, तो ये बड़े अहम है। तो इसको बहारिया मकई को जो है वो क्योंकि टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता जाना है और एवेपोरेशन यानी कि जमीन से जो है बुखारात की शक्ल में पानी का जाया होना है वो बढ़ता जाएगा। तो अब पानी का जो दौरानिया है ये हमने तकरीबन कम होता जाएगा। अगर पहले हमने 10-12 दिन के बाद पानी दे रहे थे, अब ये 7-8 पे आ जाएगा और फिर जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाएगी इसका दौरानिया और फसल की जरूरियात भी अब बढ़ती जानी है। जैसे जैसे उसका पौधा बड़ा होगा उसके पत्ते निकलेंगे, उसके पत्तों से भी पानी का इखराज होता है, बुखारात की शक्ल में बनता है। तो इसका असूल ये है कि आपने नमी को बरकरार रखना है, सोखा नहीं लगने देना। ये मक्की हम तो कहते तो हैं कि इसके कुछ मराहल बड़े सेंसिटिव हैं, लेकिन मुझसे पूछें तो मक्की का हर मरला बड़ा नाजुक है। तो अब ये 6 पत्ता, 7 पत्ता, 8 पत्ता से लेके आगे सिल्किंग को भी शामिल कर लें और अगर दाना बनने का भी, तो इसको सोखा नहीं लगने देना। अब लेकिन आपने के इलाके के हिसाब से टेम्परेचर को देखना है कि नमी बरकरार रहे। और किसान भाई हमारे जो बड़ा अच्छी समझदार हैं, ये समझते हैं कि नमी जो है वत्तर जिसे कहते हैं, वो वत्तर कब उनकी जमीन वत्तर में आती है। तो जैसे फील्ड कैपेसिटी, वैसे ये सॉइल टू सॉइल जो है ये फर्क होता है। तो जो मेरा जमीन है उसमें कहते हैं कि जब ये तकरीबन 50% पानी जो है फील्ड कैपेसिटी के बाद, लेकिन ये थोड़ी सी टेक्निकल हो जाएगा। तो किसान भाइयों के लिए ये है कि आपने नमी को बरकरार रखना है, सोखा जो है वो नहीं आने देना। लेकिन दुरानिया कैसे डिपेंड किस पे करेगा? टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। दर्जा हरारत कितना बढ़ रहा है तो दुरानिया कम होता जाएगा। और आपने और उसके साथ साथ जो है फसल की जरूरियात को आपने मैच करना है, सोखा आपने किसी स्टेज पर भी नहीं लगने देना। जी जी सर, बहुत शुक्रिया। मैं अपने जूम पे हमारे जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट हैं, जितने भी हमारे मेहमान उन्होंने हमें ज्वाइन किया, अगर वो कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कोई कमेंट करना चाहते हैं तो प्लीज। जी सर, उमर आप यहीं पे हैं? अगर आप हैं तो आप मेहरबानी फरमा के अपनी कमेंट जो है वो शेयर करें। जी हसन साहब, आपका कोई क्वेश्चन? सर मैं एक तरह जी सर। जी सर। अच्छा, ये मैं ना थोड़ा सा किसान के लिए भाइयों के लिए जो है काफी बातें हुई, मुख्तसर मैं इसको थोड़ा सा ना 5-7 जुमलों में कहना चाहता हूँ कि ये अब बड़ा अहम मरहला शुरू हो रहा है और इसको आपने मैनेज करना है।
क्रॉप को आपने स्ट्रेस से बचाना है। आप अपने इसी मैनेजमेंट को इंप्रूव करके 20% यानी कि एक बंदा अगर 100 मन ले रहा है तो वो 120 मन तक जा सकता है, इन्हीं इनपुट्स के साथ जा सकता है। सिर्फ अपनी मैनेजमेंट के डिसीजन को, उसके इनपुट के टाइमिंग को और क्रॉप उसको मैनेज करके। तो इसके लिए क्रॉप्स को समझे, फसल को समझे, उसके मिजाज को समझे, उसकी बढ़ोतरी को, मराहल को समझे, उसकी जरूरियात को समझे। तो अपने किसी हर किस्म के दबाव से बचाना है, हशरात से बचाना है, जड़ी बूटियों से बचाना है, नमी को सोखा नहीं लगने देना, और इसके साथ जो है आपने नाइट्रोजन के खास तौर पे मैनेज करना है। और एक अब ये मरला है नाइट्रोजन की मैनेजमेंट का, ये जो अब आ चुका हुआ है, जिन्होंने फरवरी के शुरू में या मिड में जो है बिजाई की थी, अब 6 पत्ता स्टेज, उसके बाद आपने तकरीबन जब 10-12 पत्ते निकल आए मक्की के, जैसे मैंने पत्ता पहचानने की बात बताया था कि पत्ता हमने वो पत्ता मैं कह रहा हूँ जिसका कॉलर नजर आ रहा हो, यानी कि जिसकी बेस नजर आ रही हो ना, जहाँ पे वो तने से जुड़ा होता है, उसको हमने पत्ता गिनना है। जो ऊपर वाले वर्ल में होते हैं 2-4 पत्ते, वो अभी मुकम्मल पौधे नहीं खिल बने होते, उनको हम गिनती में शामिल नहीं करते। तो एक 10-12 पत्ते जब आ जाए उस वक्त आपने यूरिया की डोज डालनी है। इसके बाद जब फूल आने वाले हों, फार्मर्स को पता चल जाता है कि अब ये गोब पे आने वाली है, तो जब गोब पे आने वाली हो 5-7 दिन पहले उसको यूरिया डालें। और अभी ये तहकीक नई जो है उसमें भी हम थोड़ा सा ये है कि लिटरेचर ये वाजे करता है कि जब दाना बनता है तो अगर टोटल यूरिया का 5% जो है ये तकरीबन पॉलिनेशन के 3 हफ्ते बाद जो है, हमले जेरगी के 3 हफ्ते बाद 5% यूरिया, यानी कि अगर आपने 100 किलो यूरिया डालनी है, मिसाल दे रहा हूं, तो 100 किलो डालिए तो 5 किलो बचा के रखें आप। उस वक्त जो है वो उस पॉलिनेशन के 3 हफ्ते बाद उसको डाल दें, तो जो दाना बनने का मरहला है ये भी भरपूर हो जाता है। और ये बात मैं आपको बता दूं कि जो दाना बनने का मरहला है ना फार्मर्स रात के लिए, ये भी नहायत अहम है। वो इस तरह के जो आखिरी 30 दिन होते हैं ना फसल के, यानी कि दाना बनने का आखिरी जो फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी या फेलियाती पुख्तगी, जहाँ पे मकई जो है फसल पक के तैयार हो जाती है और उसकी पहचान, पकने का पहचान फार्मर को मौका गनीमत जान के मैं बता देता हूं कि हम फसल की पुख्तगी का तयन का जो अहम तरीन जो फैक्टर है वो ये है कि आप छल्ली का दाने को तोड़ के देखें, अगर उसकी नोकदार सिरे पे काली एक तह बन गई हुई है तो इसका मतलब ये है कि जो दाना है जितनी उसने खुराक लेनी थी पौधे से वो ले चुका है। अब उसका ताल्लुक जो पौधे के साथ जो है ना वो उस तरह का नहीं रहा, अब वो पौधे से खुराक नहीं ले रहा, अब सिर्फ वो पौधे के साथ उसकी अटैचमेंट रह गई है, बाकी उसका वो खुराक हासिल नहीं कर रहा, यानी कि वो मैच्योर हो गया, पुख्ता हो गई फसल आपकी। तो उस वक्त नमी जो होती है 30-35% होती है, तो उसके बाद किसी भी वक्त जो है मुनासिब मौका दे के उसकी हार्वेस्टिंग की जा सकती है। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि जो आखिरी जो 30 दिन होते हैं ना पुख्तगी से पहले, ये काली तय बनने से पहले आखिरी 30 दिन 50% जो वजन होता है ना दानों का वो उन दिनों में बनता है। तो उन दिनों की भी भरपूर जो है हमारी देखभाल मतकाजी यही है कि हम उसको भरपूर देखभाल करें, ताकि हमारा जो तीसरा मैंने फैक्टर बताया था ना, पौधों की तादाद, छेली में दानों की तादाद और दानों का वजन, और ये तीनों चीजें जब हम भरपूर करेंगे और जब भरपूर हासिल होंगी तो इन तीनों का कॉम्बिनेशन जब बनेगा ना तो फिर वो पैदावार जो मैं कह रहा हूँ ना 20% बढ़ेगी, तो इस तरह वो भरपूर पैदावार हासिल की जा सकती है। जी सर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी मिस्टर हसन साहब, अगर आप अस्सलाम वालेकुम जी, मेरी आवाज आ रही है? जी 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 आप सब मेहमानों का बहुत शुक्रिया सर। मेरा एक क्वेश्चन है कि मैंने ना मक्की की काश्त की, तो मेरी मक्की जो है अभी 3 पत्ता स्टेज पे है। तो आज सुबह इसमें ना एक मसला मुझे देखने में आया है, वो ये है कि कुछ प्लांट्स जो है ना वो मुरझा रहे हैं। एक तो हो के जो लीव्स हैं वो कर्ल करते हैं, ये इस तरह है कि जो लीव्स है ना वो बिल्कुल वो मींस के डेड हो के तो एक साइड पे जो है वो लेट जाते हैं। तो पहले मैंने समझा शायद कोई टेम्परेचर जो है वो लो होने की वजह से, लेकिन जो जो धूप जो है वो बढ़ी है तो ये वो प्लांट्स मींस ज्यादा मुरझाए हैं। तो ये इशू कुछ प्लांट्स में जो है वो देखने में आ रहा है। तो काइंडली इस हवाले से जो है आप अगर मेरी रहनुमाई कर दें तो ये क्या इशू है और इसका सोल्यूशन जो है वो क्या हो सकता है? अच्छा, अब ये बताएं कि आपने उसको पौधे को उखाड़ के देखा है, उसकी जड़ों की क्या सूरत हाल है? अगर आपने उखाड़ के देखा तो काइंडली बताइए। जी सर, कुछ प्लांट्स मैंने उखाड़ के देखे हैं, लेकिन जड़ों में कोई मुझे उस तरह का इशू जो है वो नजर नहीं आया कि कोई जड़ों की वजह से इशू हो सकता है। अच्छा, जड़ें 3 पत्ता स्टेज तक। जी अच्छा, उसमें सर ये पॉसिबल जो है ये हमारे यहाँ इस मौसम में ये होता है
कि सीडिंग डेप्थ का बड़ा अहम रोल है। जो पत्ते, चूंकि हम मशीन से ड्रिल से तो कास्ट नहीं करते ना अमूमी तौर पे, सर आपकी आवाज कट रही है। जी अब आ रही है आवाज मेरी? हेलो, आवाज आ रही मेरी अब? आ रही है। अच्छा, उसमें जी उसमें मैं आपको जी मैंने कर लिया है। उसमें एक पॉसिबल जो रीजन हो सकती है वो ये है कि हमारे यहाँ आमतौर पे ये फिनोमिना पाया जाता है कि चौका लगाने वाली जो औरतें होती हैं वो उसको ज्यादा गहरा बीज नहीं लगाती। मक्की का बीज जो है वो 1.5 से 2 इंच, ये बहुत अहम बात है, फार्मर किसान हजरात ये नोट करें, इस पे बहुत भरपूर तवज्जो दें कि मकई का बीज जो है वह 1.5 से 2 इंच गहरा होना चाहिए। आमतौर पे जब चौका लगता है तो वो शैलो बीज लगा देती हैं सतह के ऊपर, या बहुत थोड़ी मिट्टी ऊपर होती है बीज के। अब उसमें होता क्या है कि जब जड़ें निकलती हैं तो जड़ों को साथ ही निकलते साथ ही पानी की जरूरत होती है, नमी की जरूरत होती है। हमारे यहाँ एनवायरनमेंट में टेम्परेचर ज्यादा होता है या किसी शैलो लगने की वजह से ये होता है कि पानी तक वो जड़ें नहीं पहुंच पाती टाइम पे। अब जो जड़ों के सिरे होते हैं वो अगर वो टाइम पे पानी तक ना पहुंचे, नमी तक ना पहुंचे, तो जो रूट टिप्स यानी कि जो जड़ों के सिरे होते हैं वो सूखना शुरू हो जाते हैं। अब जब जड़ें सूखना शुरू होती हैं तो बाज दफा वो ऐसा लगता है जैसे जड़ें कट गई हैं और पौधा जो एक साइड पे लेट जाता है, लीन कर जाता है, लेट जाता है, पत्ते उसके मुरझाना शुरू हो जाते हैं और पौधा जो है वो सिर्फ एक जो मेन जड़ होती है ना जी, उसके सहारे ही जमीन पर खड़ा होता है और बाज दफा आधा लेटा होता है, बाज दफा तो मुकम्मल लेटा होता है। तो आमूमी तौर पे समझा जाता है कि कीड़ा काट गया, उसको कीड़ा नहीं काटता। बेसिकली ये होता है कि वो जड़ें बढ़ी लेकिन दाना शैलो लग गया, पानी नहीं पहुंच सका जड़ों तक, या जड़ें पानी तक पहुंचने से पहले पहले उसकी जो रूट टिप बड़ी नाजुक होती है, उसकी जो सिरा होता है जड़ का, वो सूखना शुरू कर देता है। तो जड़ें सूखने की वजह से पत्ते उसके मुरझा जाते हैं और पौधा जो है वो लेट जाता है। तो एक पॉसिबल रीजन जो है जो हमने अक्सर देखा वो ये होती है जी। इसमें एक्सक्यूज मी डॉक्टर साहब, इसमें देखने वाली ये बात है कि आया वो कितने % है ये मसला। अगर तो ये ज्यादा है तो ये पॉसिबिलिटी जो आप कह रहे हैं ये हो सकती है। अगर ये कहीं कहीं है मतलब पैचेस में नहीं है, बीच बीच में कोई पौधे ऐसे शो कर रहे हैं बिहेवियर, तो उसका मतलब ये भी हो सकता है कि ये सीडलिंग डिजीज या किसी फंगस का अटैक भी हो सकता है। तो उस वजह से भी ये मसाइल आ जाते हैं शुरू में। तो अगर इन्होंने सीड ट्रीटमेंट की हुई है तो फिर तो नहीं आना चाहिए ऐसा कोई इशू, लेकिन बाज का तो फिर भी आ जाता है क्योंकि को इफेक्टिव फंजीसाइड ना हो या उसको अप्लाई करने में कोई मसला हो तो फिर भी पॉसिबल हो सकता है। तो अगर ज्यादा लार्ज स्केल पे है तो फिर ये पॉसिबिलिटी है जो आप कह रहे हैं। जी 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 डॉक्टर साहब आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं जी सर, पायनियर का सीड था और आई थिंक सीड जो है वो सीड ट्रीटमेंट की हुई थी। तो इसमें अभी सर जिस तरह आप बता रहे थे कि वो रूट्स का इशू हो सकता है। कैसे की थी आपने सीड ट्रीटमेंट? वो केमिकल कौन सा था? सर बेसिकली मैं तो इस टाइम यूनिवर्सिटी में हूँ, तो वो पीछे जो है वो वालिद साहब ने ही की है, तो मैं मजीद आपको जो है वो पूछ के इन्फॉर्म कर सकता हूँ। उसमें ये होता है ना, आसान ये हो सकता है कि जैसे खान साहब कह रहे हैं कि आपके वालिद साहब ने अगर की है या जिन्होंने भी की है, उसमें ये हो सकता है कि वो क्योंकि जो दाने होते हैं ना बैग में वो कलर्ड होते हैं, तो फार्मर समझता है कि ये सीड ट्रीटमेंट ऑलरेडी हुई है। तो उसमें ये होता है कि वो कलर जो है वो बेसिकली आइडेंटिफिकेशन के लिए लगाया जाता है कि पता लग जाए कि ये जो है वो ट्रीटेड सीड है या अनट्रीटेड सीड है। तो उसमें जो है अमूमी तौर पे हमें खुद भी ट्रीटमेंट करना बहुत जरूरी है ताकि उसकी जो इफेक्टिवनेस है ना वो फील्ड में भरपूर हो। तो ये देखने वाली बात है कि वो सीड ट्रीटमेंट किस केमिकल से की है, हुई है या नहीं की, तो ये थोड़ा सा जरा होमवर्क करने की जरूरत है। जी श्योर सर, मैं मजीद जो है वो ये कंफर्म करके तो आपसे कंसल्ट भी करूंगा। थैंक यू सो मच सर। बाकी सर जिस तरह वो रूट्स के वाले से बता रहे थे, तो इसका कोई अभी आप जो है वो सोल्यूशन सजेस्ट कर सकते हैं कि वो सोल्यूशन अभी इसका क्या करना चाहिए मजीद जो है वो खेत? जी जी अगर तो देखिए ये देख के ही एक्चुअली ना थोड़ा सा अगर आप तस्वीर हमें जो भेज सकें, अगर मेरा नंबर आपके पास है या तो तस्वीर भेज दें, तो वहां से रूट को अगर तो रूट डैमेज की वजह से ये शैलो लगने की वजह से ये चीज हुई है तो फिर तो उसका हल सिंपल ये है कि अगर थोड़े पौधे तो उसको खुद मिट्टी लगाना पड़ेगी, अदरवाइज कोई हल नहीं है इसका। वो पौधे चल जाएंगे लेकिन अगर उसके जड़ों के ऊपर थोड़ी सी मिट्टी लगा दी जाए। तो अगर वो सीड ट्रीटमेंट नहीं हुई तो वो फिर अब खान साहब जो है वो मेरे ख्याल इसमें बेहतर राय दे सकते हैं उसका क्या पॉसिबल हल हो सकता है।
इसमें डॉक्टर साहब जो आप कह रहे हैं ना कि अगर तो वो है कि ऊपर लगा हुआ है, तो उसका हम ये कर सकते हैं कि हर इरिगेशन का जो लेवल है उसको ऊपर तक लेके जा सकते हैं ना। यानी उसकी रूट्स पे जोन में जो है मॉइस्चर पहुंचाना मकसद है ना, तो ये मसला हल हो जाएगा। तो इसमें डिजीज का ऑप्शन भी है जो आप कह रहे हैं, वो भी है। थर्ड मेरे ज़हन में ये भी आ रहा है कि बाज़ का जमीन साल्ट जो होती है, साल्ट वाली, नमकियात वाली, उसमें भी ये प्रॉब्लम आ सकता है। तो ये नहीं पता कि ये इनकी एहसन हसन साहब की जमीन जो कैसी है, वो तो यही बता सकते हैं। सर मैं जो है इस सेशन के फौरी बाद इंशाल्लाह आपसे जो है वो पिक्स शेयर करता हूँ इंटरफेस प्लांट्स की, तो काइंडली आप जो है वो देख के मुझे सजेस्ट कीजिएगा सोल्यूशन। थैंक यू सर, जज़ाकल्लाह। जी जरूर। मोस्ट वेलकम। जी हसन, बहुत शुक्रिया आपका। हमारा बैठक का टाइम जो है काफी ऊपर हो चुका है। मैं अपने मेहमानान गिरामी जो है उनका बहुत तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ कि उन्होंने आज की बैठक के लिए वक्त निकाला और हमारे किसान भाइयों को बहुत ही अच्छी मालूमात जो है वो फराहम की। और मैं किसान भाई, उम्मीद है कि आज की बैठक जो है वो जो भी हमारे मकई के काश्तकार हैं जिन्होंने मकई लगाई हुई है। आपकी आवाज नहीं आ रही। जी सर, अब आ रही है? हेलो जी आ रही है। आ रही है, आवाज आ रही है। जी, बहुत शुक्रिया। मैं अपने किसान भाइयों को जिन्होंने मकई लगाई हुई है और मकई की काश्त कर रहे हैं, उनके लिए ये प्रोग्राम जो है वो काफ़ी मुझे उम्मीद है कि इंफॉर्मेटिव रहा होगा, उन्हें काफ़ी मालूमात इससे मिली होगी। और जैसे कि हमने प्रोग्राम के अंदर भी बताया कि सावी किस तरह से अपने किसान भाइयों की रहनुमाई के लिए दिन रात मेहनत कर रही है। ये बैठक का जो प्रोग्राम है ये अपने किसान भाइयों की रहनुमाई के लिए ही किया जा रहा है। तो मैं किसान भाइयों से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो सावी की ऐप को जो ज़रूरी इंस्टॉल करें। जैसे हमारी पिछले हफ्ते की बैठक में अपने जो हमारे नए नाजरीन हैं जिन्होंने हमें फॉलो किया है, अब यहाँ में हमसे राब्ते करें। मैं उन्हें बता दूं कि हमारी पिछली बैठक जो थी वो आम के बागात की देखभाल और उसकी काश्त के मुतालिक थी कि हम किस तरह उसके बागात जो है वो काश्त कर सकते हैं। तो ये किसान भाइयों के लिए एक रिक्वेस्ट है कि वो सावी की ऐप जो उसको इंस्टॉल करें और इसी तरह किसी दूसरी हमारी जो पिछली बैठक से उनसे भी मुस्तफीद हो सकते हैं। इसी के साथ अपनी मेजबान सायरा सईद को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह अगली बैठक में अगले मौजू और नए मेहमानों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।